हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आवर्त सारणी का एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या का दूसरा वीडियो है और इसमें मैं बताऊंगा कि किसी भी आवर्त में जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो उस प्रकार का मतलब परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से लिखा जाता है, या किसी वर्ग में या किसी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। तो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे 4 प्रकार का त्रिज्या के बारे में। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या जब किसी आवर्त में चलेंगे तो क्या होगा। तो आवर्त सारणी में इसमें आपको हम बता रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या मतलब एटॉमिक रेडियस। तो आपको हम पहले बता दिए थे कि फर्स्ट आवर्त के अंतर्गत जो बताए थे कि क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। तो हीलियम में वंडरवार त्रिज्या होता है और हाइड्रोजन में सिंपल त्रिज्या। तो इसलिए हीलियम का जो रेडियस होता है मतलब त्रिज्या जो होता है बड़ा होता है किससे? हाइड्रोजन से। इससे पहले वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट भी बता दिए थे। आवर्त सेकेंड के अंतर्गत आपको बताए थे कि आवर्त सेकेंड के अंतर्गत लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इसका जो क्रम बताए थे इससे पहले वीडियो में कि सबसे बड़ा त्रिज्या नियोन का, उसके बाद लिथियम का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद बोरोन का, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियोन। तो ये क्रम होता है इसका। नियोन का तो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये अक्रिय गैस होता है, ये बता चुके हैं। इसी तरीके से आवर्त थर्ड में सेम पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न के अनुसार काम करना है आवर्त थर्ड में भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व का कि डी ब्लॉक के तत्व में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व में डी ब्लॉक के तत्व पहले हम बात करते हैं आवर्त 4 के अंतर्गत। तो डी ब्लॉक के तत्व आवर्त 4 मतलब पीरियड 4। तो पीरियड 4 में क्या क्या आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये इसका आवर्त 4 के अंतर्गत आता है। तो होता क्या है, पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका होता है 4s2 3d1, इसका होता है 4s2 3d2, इसका बात करेंगे तो 4s2 3d3, इसका बात करेंगे क्रोमियम का तो 4s2 3d5 हो जाता है, 4s1 3d5। इसका बात करेंगे मैग्नीज का तो मैग्नीज का होता है 4s2 3d5। आयरन का बात करेंगे तो 4s2 3d6, इसका बात करेंगे 4s2 3d7, इसका बात करते हैं 4s2 3d8। जिंक कॉपर का बात करते हैं तो 4s1 3d10, इसका बात करते हैं तो 4s2 3d10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बात ये आता है कि इसमें बहुत सारा भी अपवाद आएगा। सबसे पहले अपवाद किस प्रकार आएगा वो समझाते हैं। तो अगर बात करें स्कैंडियम का तो स्कैंडियम का डी कोष में इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। डी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। टाइटेनियम का बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन, वेनाडियम में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक का पाया जाता है। होता क्या है कि आपको हम बताए थे कि जब बाएं से दाएं जाते हैं मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
तो उसका परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटते चला जाता है। क्यों घटते चला जाता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के कारण, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का झुकाव प्रोटॉन की तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटते चला जाता है। लेकिन आवर्त 4 के अंतर्गत जो डी ब्लॉक के तत्व है उसमें बहुत सारे अपवाद हैं। क्या अपवाद है समझाते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न हम लिख देते हैं। तो इसका जो पैटर्न होता है, जो पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। इसका जो पैटर्न होता है डी का, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। सबसे बड़ा स्कैंडियम, सबसे बड़ा जो पाया जाता है वो स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद जो इसका क्रम होता है, एक सेकेंड, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम के बाद जो आता है वो जिंक का आता है, उसके बाद आता है वेनेडियम का, और उसके बाद इसका जो क्रम आता है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, उसके बाद कोबाल्ट, और उसके बाद निकेल आता है। तो ये इसका क्रम होता है। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, बहुत सारे अपवाद पड़े हुए हैं। क्या क्या अपवाद है इस चीज़ को हम समझाते हैं, ठीक है। इतना सारे अपवाद हैं। तो अपवाद मतलब एक्सेप्शन किस प्रकार से आया है उस चीज़ को समझते हैं। शुरू में क्या देख रहे हैं कि स्कैंडियम से लेकर के वेनेडियम तक इसका जो परमाणु त्रिज्या है घटते जा रहा है। जो पैटर्न होना चाहिए उस पैटर्न के अनुसार ये चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये तीनों का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब ये तीनों का परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर ये सब का परमाणु त्रिज्या और क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। इसका क्रम किस प्रकार लिया जाता है वो समझते हैं, ठीक है। तो इसके क्रम को पहले हम समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये क्रम आया है। बात करते हैं स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में एक पाया जाता है इस प्रकार से। टाइटेनियम में जो डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन मतलब डी कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है दो, एक इसमें एक इसमें, मतलब दो कक्षक में। वेनेडियम में इसी तरीके से 3, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। मतलब इसका जो कक्षा है वो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो होता क्या है कि जो पैटर्न होता है, पैटर्न का मतलब जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है कि नाभिक के आवेश जो होता है, नाभिक के आवेश ज़्यादा होने के कारण इसका परमाणु त्रिज्या क्या होता है, कमते चला जाता है। ये आपको बताए थे कि एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज के कारण या परमाणु नाभिक आवेश के कारण, मतलब या प्रोटॉन बढ़ने के कारण या प्रोटॉन बढ़ने के कारण इसका धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटते चला जाता है। लेकिन इसमें इतना सारा अपवाद पड़ा हुआ है। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन भरते चला जाता है, जैसे मान लीजिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का, तो इसका डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन तो भर रहा है। लेकिन जैसे ही क्रोमियम में गए तो क्रोमियम में ये पाँचों के पाँचों, क्रोमियम का बात करते हैं, तो क्रोमियम में क्या होता है कि ये पाँचों के पाँचों डी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो पैटर्न सही है। जिंक पहले आगे आ जाता है, जिंक का भी बारे में समझाएंगे। तो यहाँ तक पैटर्न तो जैसा होना चाहिए था वैसा ही पैटर्न है। लेकिन क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये तीनों का परमाणु त्रिज्या समान क्यों हो जाता है इसके बारे में समझाते हैं। एक तो आपको हम बताए थे कि क्या होता है कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ जाने से क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ते चला जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या इलेक्ट्रॉन का दबाव इस पर
ज़्यादा होते चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना ज़्यादा हो जाता है, बहुत तेज़ी से वो खींचता है। तो तेज़ी से खींचने से उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा होते चला जाता है। लेकिन जब क्रोमियम के बाद हम पहुंचते हैं मैग्नीज में, तो मैग्नीज में जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही मैग्नीज में गए तो इसमें डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आपस में प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण शुरू होगा, उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये पैटर्न होता है कि शुरू में सबसे बड़ा त्रिज्या होगा स्कैंडियम का, फिर टाइटेनियम का, फिर जिंक का, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन और कॉपर का क्या हो जाता है, समान हो जाता है। समान होने के कारण क्या होता है कि इसमें दोनों लग रहा है। एक तो क्या हो रहा है कि परमाणु नाभिकीय आवेश के कारण इसका त्रिज्या जो हो रहा है, क्या हो रहा है, त्रिज्या घट रहा है। इसका त्रिज्या क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन जब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा आ जाने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है। तो प्रतिकर्षण शुरू होने से इसका परमाणु त्रिज्या थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसीलिए क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का आकार होना चाहिए था पैटर्न के अनुसार छोटा, लेकिन प्रतिकर्षण की वजह से इसका आकार क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि कॉपर, कोबाल्ट वगैरह में क्या होता होगा, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल में क्या होगा। तो इसमें अगर देखा जाए कॉपर, कोबाल्ट और निकेल में, तो कॉपर, कोबाल्ट और निकेल में इसका प्रतिकर्षण थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका प्रतिकर्षण ज़्यादा बढ़ने से इसका आकार क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और जिंक का में प्रतिकर्षण पूरी तरीके से बढ़ जाता है, इसलिए इसका आकार सबसे बड़ा हो जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम के बाद क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है। तो ये इसका अपवाद है। अपवाद सबसे पहले तो एक जो होना चाहिए था पैटर्न कि जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का घटते हुए क्रम में आना चाहिए। लेकिन क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कॉपर का परमाणु त्रिज्या समान होने का कारण ये है कि एक तो लग रहा है क्या, परमाणु नाभिकीय आवेश के कारण त्रिज्या छोटा हो रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होने से उसको क्या हो रहा है, सीधे उसको बड़ा कर रहा है। इसलिए ये सब का परमाणु त्रिज्या आपस में क्या हो जाता है, समान हो जाता है। उसके बाद निकेल, कॉपर और जिंक का परमाणु त्रिज्या बड़ा होता है। बड़ा होने का कारण ये है कि प्रतिकर्षण इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मतलब प्रतिकर्षण बल परमाणु नाभिकीय आवेश से बड़ा हो जाने के कारण इसका परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये इसका पूरा डी कक्षक, डी आवर्त 4 का क्या है, पूरा अपवाद ये पड़ा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं कि अगर हम वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं, तो परमाणु त्रिज्या पे क्या इफेक्ट पड़ता है, परमाणु आकार पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो टॉप टू बॉटम का मतलब, मान लीजिए कि अब बात करते हैं वर्ग फर्स्ट का। वर्ग का मतलब ग्रुप फर्स्ट। तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सा आता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम या सीजियम और फ्रेंसियम। ये वर्ग फर्स्ट का तत्व है। तो वर्ग फर्स्ट के तत्व में क्या होता है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2p6 3s1। मतलब कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1, इसका 3s1। पोटासियम का जब लिखेंगे तो अंतिम कक्षा में s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर हम लिखेंगे रुबिडियम का तो 5s1, सीजियम का लिखेंगे तो 6s1 और फ्रेंसियम का लिखेंगे तो 7s1। ये वर्ग का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिथियम का
जो कोष देखा जाए तो ये दूसरा कोष का तत्व है, ये तीसरा कोष, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां। मतलब कोषों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब एक कोष, ये दो कोष, ये 30 कोष, ये चौथा कोष, 1 2 3 4, मतलब कोषों की संख्या बढ़ रही है। तो कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए एक बंधा गोभी देखते हैं, जो उसका क्या होता है कि जो जब हम बड़ा लाते हैं तो उसमें बहुत सारे कोष बना हुआ रहता है। मतलब एक को जब निकालें दूसरा कोष, दूसरा को जब निकालें तीसरा कोष, तीसरा को जब निकालें चौथा कोष। तो जब छोटा कोष रहता है, मतलब 2 कोष अगर बना हुआ है, तो उसको केंद्र से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होगा वो छोटा होगा। मतलब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो कक्षा पे पड़ा हुआ है वहाँ से अगर दूरी देखा जाए तो छोटा होगा। एक कवर उस पर और चढ़ा दिए तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और कवर चढ़ा दिए और बड़ा हो गया, और कवर चढ़ा दिए तो और बड़ा हो गया। तो इसका देखा जाए लिथियम में 2 कोष है, इसलिए इसका त्रिज्या जो होगा छोटा होगा। इसमें 3 कोष है तो इसका त्रिज्या भी क्या होगा, थोड़ा बड़ा। इसमें 4 कोष है तो त्रिज्या और बड़ा, 5 कोष है तो और त्रिज्या बड़ा, 6 कोष है तो और त्रिज्या बड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो इसका जो पैटर्न होगा, सबसे बड़ा फ्रेंशियम, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटासियम, फिर सोडियम और लिथियम, ये इसका पैटर्न है परमाणु त्रिज्या का। तो वर्ग के अंतराल में अगर वर्ग फर्स्ट वर्ग देख लें, फर्स्ट सेकेंड वर्ग देख लें, या 13वां वर्ग से लेकर के 17वां वर्ग तक देखें तो पैटर्न यही रहता है। इसलिए अगर पूछेगा आपसे कि परमाणु त्रिज्या किसी भी वर्ग में क्या होता है, तो परमाणु त्रिज्या किसी भी वर्ग में जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ता है। कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपवाद का। ठीक है, कि इसका अपवाद क्या होगा। इसी तरीके से वर्ग सेकेंड का होगा, इसी तरीके से वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम डी का। जब वर्ग के अंतर्गत डी में जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अभी हम वर्ग बात करेंगे, वर्ग तीसरा का बात करेंगे, वर्ग चौथा का बात करेंगे। 1 2 वर्ग से ये है डी ऑर्बिटल या डी कक्षक के तत्व। तो वर्ग थर्ड के अंतर्गत क्या आता है, स्कैंडियम, वाइटेनियम और लेंथेनियम। ये आता है स्कैंडियम, और आता है इटेनियम, वाई और लेंथेनॉइड, ये आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो आता है, उसके बाद फोर्थ वर्ग के अंतर्गत जो आता है टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। एक और वर्ग ले लेते हैं, वर्ग फिफ्थ के अंतर्गत। तो वर्ग फिफ्थ के अंतर्गत जो आएगा वेनाडियम, नाइबियम और टाइटेनियम, मतलब VNB, और एक आता है TA। तो इसमें क्या होता है, इसका पैटर्न, परमाणु त्रिज्या का पैटर्न क्या होता है। तो जब हम कोष में ऊपर से, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब हुआ कि उसका आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो होना तो चाहिए था लेंथेनाइड का सबसे बड़ा, तो लेंथेनाइड का सबसे बड़ा है भी, उसके बाद एटेनियम, उसके बाद स्कैंडियम, ये तो सही है। लेकिन जब वर्ग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम पहुंचते हैं तो क्या होता है कि इसमें हैफनियम, HF और ZR का परमाणु त्रिज्या बड़ा हो जाता है, और ये टाइटेनियम से, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, होना तो चाहिए था HF का बड़ा, होना चाहिए था, पैटर्न के अनुसार चलेंगे कि किसी भी वर्ग में जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ता है। ये होना चाहिए था पैटर्न के अनुसार, लेकिन ये ना हो करके ये दोनों का परमाणु त्रिज्या HF का और ZR का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। टाइटेनियम तो सही है। ठीक है, ये इसलिए होता है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट
इसके पीछे रीजन है शिल्डिंग इफेक्ट। अगर इसका बात कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाए TaNB, उसके बाद होगा वेनेडियम, ये इसका पैटर्न चलता है। तो हम बताने ये जा रहे हैं कि आखिरकार ये दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर क्यों हो गया, जबकि बड़ा होना चाहिए था HF का, उससे छोटा इसका, उससे छोटा इसका, लेकिन दोनों का परमाणु त्रिज्या कैसे बराबर हो गया, ये दोनों का परमाणु त्रिज्या आपस में कैसे बराबर हो गया, जबकि कोषों की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने में। तो कोषों की संख्या बढ़ रहा है तो होना चाहिए सबसे बड़ा HF का, उससे छोटा ZR का और उससे छोटा TI का, लेकिन ये ना होकर के ये दोनों का परमाणु त्रिज्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि S का शिल्डिंग सबसे ज़्यादा, उसके बाद P का, उसके बाद D का, उसके बाद F का। इसका F का और D का शिल्डिंग जो होता है सबसे पुअर शिल्डिंग होता है, सबसे खराब शिल्डिंग होता है। शिल्डिंग का मतलब हुआ शिल्ड करके रखना, किसी को कवर करके रखना। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, शिल्डिंग के बारे में क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ये नाभिक है और ये कक्षक बना हुआ है, फर्स्ट कक्षक, सेकेंड, थर्ड, इसी तरीके से बहुत सारे कक्षक बना हुआ है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन F उपकोष के अंतर्गत है, ठीक है। जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन F उपकोष के अंतर्गत है। तो क्या होता है कि जब इस नाभिक का प्रभाव, मतलब इस प्रोटॉन का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पे जितना पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ पाता है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पे जितना पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ पाता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसके बगल में जो कक्षक है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इसको छेक करके रखता है, मतलब इसका प्रभाव को इधर से उधर जाने नहीं देता है। तो अगर इसका प्रभाव जब इस कक्षक से पार ही नहीं होगा, ये सील्ड करके रखा हुआ, पूरी तरीके से पैक करके रखा हुआ कि आप इसका प्रभाव इस बाहर तक जाने ही नहीं देना है। तो जब इसका प्रभाव यहाँ बाहर तक जाने ही नहीं देगा तो ये एक दूसरे को क्या, ये सील्डिंग हो गया, मतलब ये पूरी तरीके से क्या करके रखा है, सील करके रखा है। मतलब इसका इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ना, वही कहलाता है क्या, सील्डिंग इफेक्ट, मतलब सील्ड करके रखना, ठीक है। अब होता क्या है कि जब F कक्षक का, F उपकोष का जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है पुअर सील्डिंग। पुअर सील्डिंग का मतलब ये हुआ, पुअर सील्डिंग का मतलब ये हुआ कि इसके बाजू वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव को नहीं रोक पाया, ठीक है। वो इस प्रोटॉन का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पे कम पड़ना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ से क्या है, इसको घेर के रखा हुआ है, तो इसका प्रभाव कम पड़ना चाहिए था। लेकिन F उपकोष के इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे इसका प्रभाव यहाँ पे कम पड़ा, और जब ये सील्ड ही करके नहीं रखेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण ज़्यादा होगा, और ज़्यादा आकर्षण होगा जिससे ये इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सील्डिंग इफेक्ट जो होता है F उपकोष का, F उपकोष में इलेक्ट्रॉन का, और या D उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसका जो सील्ड होता है वो पुअर सील्डिंग होता है। अच्छी तरीके से इसके पहले वाले कक्षक सील्ड करके इसको नहीं रख पाते हैं। इसके कारण इस इलेक्ट्रॉन का और इस प्रोटॉन का प्रभाव उसके प्रति ज़्यादा पड़ता है, और ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण ये इसको अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर लेगा, और आकर्षित करने के कारण ये इसका आकार क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो यही होता है हैफनियम के केस में। हैफनियम के केस में यहाँ क्या आ जाता है, F ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। तो F ब्लॉक के तत्व आ जाने से क्या हुआ कि यहाँ पे F उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन है पुअर सील्डिंग होने की वजह से ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और छोटा होने की वजह से ये दोनों का आकार आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये इसका अपवाद है। इसी तरीके से थर्ड में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लेंथेनॉइड जो होता है
एफ उपकोष का मतलब एफ ब्लॉक के तत्व नहीं होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व नहीं होते। एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं, इसका तो 57 परमाणु संख्या है, 58 से लेकर के 71 तक एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जहाँ पे शील्डिंग का इफेक्ट पड़ता है। तो यही कारण है कि जब वर्ग 4 से लेकर के वर्ग 12 के जितने भी डी कक्षक के तत्व होते हैं, उसका 5वां आवर्त और 6ठा आवर्त का जितना भी तत्व होता है, सबका परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि उसका शील्डिंग क्या होता है, पुअर होता है। तो ये इसका अपवाद था। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा का पूरा आवर्त में हम बता दिए कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है। अगर किसी आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, किसी वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, क्या क्या एक्सेप्शन था वो भी बता चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जस्ट अभी मतलब किसी वीडियो में एक और बचा हुआ है, आयनिक त्रिज्या क्या होता है, मतलब आयनिक त्रिज्या के बारे में उसको बताना है, कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं आयनिक त्रिज्या क्या होता है। तो नाम से ही पता आयन बनना, मतलब किसी उदासीन परमाणु से या तो इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में दिया जाए या तो उस उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, उसको हम लोग उससे जो परमाणु बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसे को हम बोल देंगे आयनिक परमाणु, और उसका जो मतलब त्रिज्या होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक त्रिज्या बोल देंगे। जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि एक परमाणु है, ठीक है, इस परमाणु में 5 प्रोटॉन हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो इस परमाणु के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो मान लिया जाए कि ये परमाणु जो है M, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये उदासीन परमाणु था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन देते ही ये कैसा परमाणु बन जाएगा, ऋण आवेशित परमाणु बन गया M-। ठीक है, अब दूसरा केस कि मान लीजिए कि एक परमाणु है, ठीक है, और इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो एक उदासीन परमाणु है, तो इस उदासीन परमाणु से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। तो ये परमाणु जो बना, ये परमाणु पहले बोलते हैं इसको ऋण आवेशित परमाणु और इसको बोलते हैं धन आवेशित परमाणु। अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऋण आवेशित परमाणु और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ऋण आवेशित परमाणु। अब इस परमाणु का जो त्रिज्या होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक त्रिज्या बोल देंगे। समझ में आ गया बात, समझते हैं बात। ठीक है, अब बात ये आता है जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास अब 3 प्रकार का परमाणु पड़ा हुआ है, एक M-, एक M, एक M+। ठीक है, 3 प्रकार का परमाणु पड़ा हुआ है। तो अब बात ये आता है कि सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या किसका होगा और किसका कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी परमाणु के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, क्या बोले कि कोई भी परमाणु के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होते ही इसका आकार क्या कर देगा, छोटा कर देगा। सॉरी, प्रतिकर्षण करते ही इसका आकार क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तो ऋण आयन का जो परमाणु त्रिज्या होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो इसका आकार क्या हो गया, बड़ा। उदासीन का तो जैसा आकार है वैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं हम धन आयन का। तो धन आयन में क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर की तरफ, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ निकालेंगे तो अभी 5 इलेक्ट्रॉन पे 5 प्रोटॉन था। सपोज कीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन है
और 5 ही इलेक्ट्रॉन के लिए 5 प्रोटॉन बना हुआ था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ गया, अब प्रोटॉन का आकर्षण ये चारों इलेक्ट्रॉनों पे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने से क्या होगा कि ये इसका ज़्यादा प्रोटॉन का आकर्षण ज़्यादा होगा। तो आकर्षण ज़्यादा होने का मतलब प्रोटॉन वो सब इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचेगा, क्योंकि इस पे बल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक बाहर जा चुका है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई घर है और कोई घर में 5 बच्चा है, फर्स्ट बच्चा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 बच्चा है। ठीक है, 5 बच्चा के लिए अगर मान लिया जाए कि 5 बच्चा है तो 5 बच्चा के लिए 5 लीटर दूध आता था इस घर में। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक एक बच्चा को 1-1 लीटर दूध डेली मिलता था। जैसे ही एक बच्चा इसमें और आएगा तो बच्चा एक और आने से क्या होगा कि ये सब बच्चा चुप थोड़ी बैठेगा, क्योंकि इसका दूध का क्वांटिटी अब कमेगा। तो ये बच्चा इसको आने ही नहीं देगा, मतलब प्रतिकर्षण करके इसको धक्का मार के बाहर निकालेगा। तो धक्का मार के जैसे ही बाहर निकाला, इसका आकार क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट कि अगर मान लिया जाए एक घर में 5 बच्चा है और ये 5 बच्चा में से एक बच्चा बाहर चल गया और ये 5 बच्चा के लिए 5 लीटर दूध है। ठीक है, तो अब ये जो दूध है, ये 5 बच्चा में से एक बच्चा तो बाहर गया, तो बचा कितना, 4 बच्चा बचा। तो 4 बच्चा को पीने के लिए अब कितना दूध बचा हुआ है, 5 लीटर बचा हुआ है। तो इस दूध के पीछे इसको आकर्षण ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि धन आयन का आकार छोटा होता है किससे, उदासीन परमाणु और ऋण आयन परमाणु से। सबसे बड़ा आकार किसका होता है, ऋण आयन का, उसके बाद उदासीन का, उससे सबसे छोटा धन आयन का। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक घर में मान लिया जाए कि 5 बच्चा है और पाँचों बच्चा को मान लिया जाए कि किसी कारणवश अगर पिटाई पड़ना है और एक बच्चा 5 में से एक बाहर चल गया, तो जो 5 बच्चा को जो पिटाई पड़ रहा था वो अब 4 ही बच्चा को पड़ेगा। तो मतलब वो चारों बच्चा का आकर्षण एक दूसरे के प्रति, मतलब पिताजी अब उसको चारों को ज़्यादा मारेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा आकार, मतलब कि परमाणु के केस में उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस प्रकार समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऋण आयन का आकार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उदासीन का होता है, उसके बाद धन आयन का होता है। तो एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट, अगर आपको दे दिया लिथियम प्लस, लिथियम और लिथियम माइनस, इसमें आपको पूछ दिया कि किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा, किसका परमाणु त्रिज्या कम। तो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या लिथियम माइनस, क्योंकि ये ऋण आयन है। उसके बाद लिथियम, उसके बाद लिथियम प्लस। इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया सोडियम, सोडियम प्लस, सोडियम 2 प्लस, सोडियम माइनस। इसका पूछा कि परमाणु त्रिज्या का क्रम बताएं। तो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या सोडियम माइनस, उसके बाद परमाणु त्रिज्या किसका, सोडियम का। उसके बाद धन आयन देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा है किसका कम है। जिसका धन आयन कम उसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा, जिसका धन आयन ज़्यादा उसका परमाणु त्रिज्या कम। तो उसके बाद Na प्लस का, उसके बाद Na2 प्लस का। इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारा है। क्वेश्चन ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन प्लस, इसका परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन माइनस, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन प्लस का। इसी तरीके से क्वेश्चन है Mg2 प्लस, Mg माइनस, Mg2 माइनस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसके पास ऋण आयन ज़्यादा उसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा, तो Mg2 माइनस का सबसे पहले, उसके बाद Mg माइनस का, उसके बाद Mg का, उसके बाद Mg2 प्लस का। ये इसका क्रम है। उसके बाद बात करते हैं
किसी आवर्त और किसी वर्ग के अंतर्गत अगर जाएंगे तो क्या होगा। सपोज कीजिए कि हम किसी आवर्त के अंतर्गत जा रहे हैं, आवर्त सेकंड का बात करते हैं। तो आवर्त सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसमें सब पे एक एक चार्ज दे दिए, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो इसका अगर पूछेगा कि इसका परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या होगा या परमाणु आकार का क्रम क्या होगा, तो जो क्रम जो पैटर्न बना हुआ था वही पैटर्न से हमको करना है। तो सबसे पहले कौन आता है, सोडियम प्लस, नियोन प्लस, उसके बाद लिथियम प्लस, उसके बाद बेरिलियम प्लस, उसके बाद बोरोन प्लस, उसके बाद कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस। ये इसका क्रम है। इसी प्रकार से आपको पूछा जाए तो ये है जिस प्रकार से क्रम आवर्त और वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर सेम चार्ज रहेगा, एक ही चार्ज रहेगा तो वही क्रम बन जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन, अगर कि क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन में 3-, ऑक्सीजन में 2-, ठीक है, फ्लोरीन में 1-, सोडियम में 1+, और मैग्नीशियम में 2+, एल्युमिनियम में 3+। तो इस प्रकार का अगर अलग अलग तत्व दे दिया और इसका पूछा कि इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देख लिया जाए तो 7, 3, 10, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 इसका, ऑक्सीजन का 2 इसमें आया तो 10, फ्लोरीन का 9 और 1 आया 10, सोडियम का 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया 10, मैग्नीशियम का 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया 10, एल्युमिनियम का 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन गया 10। तो सबका इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने से क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो अब तो समान हो गया, तो अब क्या करें। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, उसको परमाणु त्रिज्या निकालने का तरीका है कि परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु संख्या का। जिसका परमाणु संख्या बड़ा उसका परमाणु त्रिज्या कम। ये कब होगा, जब सभी का इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो परमाणु त्रिज्या, परमाणु संख्या देखना पड़ेगा। तो सबसे कम परमाणु संख्या कितना, किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन 3-, उसके बाद O2-, उसके बाद फ्लोरीन -, उसके बाद सोडियम प्लस, उसके बाद Mg2+, उसके बाद Al3+। ये इसका क्रम है। इसी प्रकार से आवर्त वर्ग के अंतर्गत जितने प्रकार की परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत विद्युत ऋणता के बारे में बताएंगे कि विद्युत ऋणता क्या है, विद्युत लब्धि एंथैल्पी क्या है, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।